19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन या कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया था। ऐसा ही एक फैसला था बंगाल के विभाजन का फैसला, जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के बंगाल को तोड़ने के निर्णय के साथ ही देश में एक नई क्रांति की लहर दौड़ पड़ी थी और स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों को एक नई दिशा भी मिल गई थी। इससे अब तक अंग्रेजों का छुपा उद्देश्य और राज करने का तरीका भी खुलकर आम जन के सामने आ गया था। इसके लिए भले देश को इसके बाद भी 40 से 42 वर्ष तक स्वतंत्रता नहीं मिली हो, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने देश की स्वतंत्रता और विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल विभाजन का फैसला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। हालांकि उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस निर्णय और कर्जन का भारी विरोध किया था, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को आम जन का भारी समर्थन मिलने लगा था। 16 अक्टूबर 1905 को हुए बंग भंग से देश को बहुत बड़े परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। हालांकि इससे अंग्रेज सरकार के कुछ ऐसे उद्देश्य पूरे हुए जिससे अंततः भारतीयों की बहुत हानि हुई। इससे पहले बंगाली हिंदुओं की गवर्नेंस में काफी धाक थी, जो कि इस विभाजन के बाद कम हो गई। हिंदुओं ने इस विभाजन का विरोध किया था। विभाजन से राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष फैल गया था, जिसमें हिंसक और अहिंसक आंदोलन शामिल थे। यहां तक कि वेस्ट बंगाल के नए प्रोविंस के गवर्नर की हत्या तक की भी प्लानिंग की गई थी। बंगाल विभाजन का मुद्दा पहली बार 1903 में उठा था। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव भी आए थे, जिसमें चित्तागोंग को अलग करना और ढाका और म्यामेन सिंह को जिला बनाकर उन्हें आसाम में शामिल करना था। परंतु इस जानकारी की आधिकारिक घोषणा 1904 में की गई थी। इस विभाजन के लिए ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल के पूर्वी जिलों का आधिकारिक दौरा किया, जिससे विभाजन पर आम जनों का मत भी जान सके। इस दौरान उसने बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इस मुद्दे पर बात की और ढाका, चित्तागोंग और म्यामेन सिंह में एक भाषण दिया, जिसमें विभाजन पर सरकार का पक्ष समझाया। कर्जन ने इसके कारण भी समझाए कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत बंगाल फ्रांस जितना बड़ा है, इसकी जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर जितनी है। इस कारण इसे तोड़ने से प्रशासनिक प्रगति होगी। बिहार, उड़ीसा और पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से अंडर गवर्नड थे। कहा जाता है कि कर्जन हिंदुओं का विभाजन नहीं चाहते थे, जो कि उस समय पश्चिम में मेजॉरिटी में थे, जबकि पूर्व में मुस्लिम थे। उनका प्लान आसाम, जो कि 1874 तक बंगाल का हिस्सा था, के पूर्वी भाग को वापस जोड़ना था और 31 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र का न्यू प्रोविंस बनाना था, जिसमें 59% मुस्लिम थे। इस प्लान में यह भी शामिल था कि बंगाल में शामिल 5 हिंदी भाषी राज्यों को मिलाकर एक केंद्र में सेंट्रल प्रोविंस बनाया जाए। इसके बदले पश्चिमी क्षेत्र में संबलपुर और 5 छोटे उड़िया भाषी राज्य सेंट्रल प्रोविंस में मिलने वाले थे। इससे बंगाल 1,41,580 स्क्वायर मील के एरिया का बन जाता और इसकी जनसंख्या 54 मिलियन हो जाती, जिसमें 42 मिलियन हिंदू जबकि मुस्लिम 9 मिलियन होते। हालांकि पश्चिम में बंगाली बोलने वालों की संख्या बिहारी और उड़िया बोलने वालों की अपेक्षा काफी कम थी। नए प्रांत के प्रशासन में एक विधान परिषद, 2 सदस्यों से राजस्व बोर्ड और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्विवाद छोड़ देने का सोचा गया था। सरकार ने यह भी कहा कि पूर्वी बंगाल और असम में स्पष्ट रूप से पश्चिमी सीमा और भौगोलिक, जातीय, भाषाई और सामाजिक विशेषताओं की सीमा तय की जाएगी। सरकार ने 19 जुलाई 1905 के एक प्रस्ताव में अपना अंतिम निर्णय जारी किया और इस तरह उसी वर्ष 16 अक्टूबर को भारत के इस महत्वपूर्ण हिस्से का विभाजन शुरू हुआ। अंग्रेजों के संदर्भ में एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। लॉर्ड कर्जन ने कहा, बंगाल एक शक्तिशाली राज्य है, इसके विभाजन से बंगालियों में काफी तरीके से विभाजन हो जाएगा। वास्तव में बंगाली समुदाय ही पहला वर्ग था जिसने अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाया था। समस्त बुद्धिजीवी और सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोग में भी बंगाली समुदाय की प्रधानता थी। इसी तरह सरकारी महकमे में भी बंगालियों की प्रधानता थी। इस तरह बंगाल के विभाजन से उनका प्रभाव कम होना स्वाभाविक था। इससे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष में भी विभाजन हो गया था। बंगाली जो खुद को एक राष्ट्र मानते थे,
वो अपने ही प्रोविंस में भाषा संबंधित अल्प समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। हिंदू जो कि अल्पसंख्या में होकर भी प्रभावशाली थे और मुस्लिम बहुल होने पर भी उनकी प्रभाविता नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के सामने करने की सोची। यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी कलकत्ता अब भी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, जिसका मतलब था बंगाल ही ब्रिटिश शक्ति का केंद्र था। इसके अलावा बंगाली मुसलमानों को अंग्रेजों का वफादार माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बंगाल विभाजन को भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण है कि ये किसी राज्य का सामान्य विभाजन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा देश के बंटवारे के लिए रखी गई नींव थी, जिसका तात्कालीन परिप्रेक्ष्य में भले धर्म और भाषा का आधार रहा हो, लेकिन अंग्रेज इसे तब भी समझ सकते थे कि ये निर्णय दीर्घकाल में देश के साथ धर्म के आधार पर भी भारतीयों को बांटा जा सकता है, जो कि दुर्भाग्यवश सच सिद्ध हुआ। जैसे ही बंग भंग संबंधित योजना की घोषणा हुई, बंगाली समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। ये विरोध मुख्यतया हिंदू समुदाय का था। इनके साथ ढाका के नवाब ने भी पहले इसका विरोध किया, जबकि ढाका तो एक नए प्रोविंस की राजधानी के रूप में प्रस्तावित थी। बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेंसर पर बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों ने हमला किया। वैसे बंग भंग के विरोध में पूरे भारत में आवाजें उठ रही थी, क्योंकि ये बात हर कोई समझ रहा था कि अंग्रेज अब देश तोड़ने की तरफ अग्रसर हैं। कलकत्ता में बहुत सी रैलियां निकाली जा रही थी, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगाल भी बंग भंग के विरोध में लिखा था, जो कि कालांतर में 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 1905 में टैगोर का लिखा वंदे मातरम भी क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रगान बन गया था। क्रांतिकारियों के लिए बंगाल पवित्र भूमि बन गई थी, क्योंकि वहां मां काली की पूजा होती थी, जो कि विनाश की देवी मानी जाती थी। इसलिए क्रांतिकारियों ने अपने हथियार उन्हें समर्पित कर दिए। बंगाल विभाजन से देश में राजनीतिक परिवर्तन हुए। पूर्वी बंगाल में शुरुआती विरोध के बाद मुस्लिम ने इस व्यवस्था को अपना लिया था और ये मानने लगे थे कि अलग से बना राज्य उन्हें शिक्षा, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका देगा। हालांकि ये विभाजन पश्चिम बंगाल के समुदाय को पसंद नहीं आया था, जहां पर राष्ट्रवाद के लिए कई शख्सियत तैयार हो रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से सर हेनरी कॉटन ने इसका विरोध किया, जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे, लेकिन कर्जन अपने फैसले से नहीं हिले। उनके अनुयायी लॉर्ड मिंटो ने भी बंगाल का विभाजन करना मुश्किल निर्णय माना और कहा इससे बंगाली राजनीतिक आंदोलन को दबाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि बढ़ती हुई बुद्धिजीवियों की संख्या अंग्रेज सरकार के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। बंगाल विभाजन के बाद चले स्वदेशी आंदोलन से कई शैक्षणिक परिवर्तन भी हुए, जिनमें बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इस तरह लगातार विरोध के कारण ही 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ। एक नया विभाजन हुआ, जिसमें प्रोविंस को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, न कि धर्म के आधार पर, जिसमें हिंदी, उड़िया और आसामी बोलने वाले क्षेत्र एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में शामिल हुए, जबकि ब्रिटिश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कलकत्ता से उठकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। बंगाल विभाजन से भारतीय इस हद तक आहत हुए थे कि 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस तक मनाया गया। रविंद्रनाथ का लिखा आमार सोनार बंगाल गीत गाते हुए कई लोग सड़कों पर उतर आए थे। बहुत से लोग तो नंगे पैर वंदे मातरम गाते हुए गंगा घाट तक गए थे। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी, जिससे कि ये जाहिर हो सके कि उनमें एकता है। वास्तव में ये विभाजन भले 6 वर्ष तक ही रहा हो, लेकिन इससे भारतीय जनमानस में बहुत से परिवर्तन हो गए थे। अंग्रेजों के बहिष्कार में सबसे पहले स्वदेशी अभियान चलाया गया, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और अंग्रेज सरकार का बंग भंग विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाल विभाजन के साथ ही जो आंदोलन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो स्वदेशी आंदोलन था, जिसका प्रभाव बंगाल में ही नहीं बंगाल के बाहर भी रहा था। इसके प्रमुख सूत्रधार अरबिंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, वीओ चिदम्बरम पिल्लई थे। वैसे भी बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आम जन के बीच में 1903 में ही आ चुका था, इसलिए इसकी भूमिका भी तब ही बननी शुरू हो गई थी।
बंगालियों ने बहिष्कार अभियान 1903 से 1905 के बीच में चलाया था, जिसमें उन्होंने मौखिक विरोध, अपील, बहुत सी याचिकाएं और कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अंग्रेज सरकार को हिलाने का काम किया। वास्तव में ये बहिष्कार ही स्वदेशी अभियान था। इस अभियान की सफलता के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधाब समिति बनाई, जिसकी 159 शाखाएं जिले के सुदूर गांवों तक पहुंच गईं और वहां पर स्वदेशी आंदोलन के संदेश को पहुंचाती थी। स्वदेशी आंदोलन से देश में भारतीय सामग्री की मांग बढ़ गई थी, इसलिए नई इंडस्ट्री स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई। जे.एन. टाटा ने आयरन और स्टील की फैक्ट्री स्थापित की। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री लगाई। इस आंदोलन के दौरान ही मैनचेस्टर क्लॉथ को निशाना बनाया गया। स्वदेशी आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए अखबारों, गानों और विदेशी कपड़ों, शक्कर और नमक की होली जलाने जैसे कई कार्य किए गए। ब्राह्मणों ने ऐसे किसी भी घर में शुभ कार्य करने से मना कर दिया जहां पर यूरोपियन नमक या शक्कर का उपयोग होता हो। अंग्रेजों की हिंदू मुस्लिम के मध्य फूट डालो राज करो की नीति ने देश को आज एक बहुत बड़ी समस्या के सामने लाकर खड़ा कर दिया और पश्चिम बंगाल तो आज तक इस समस्या से ऊपर नहीं आ सका है। वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो म्यांमार में अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम जनसंख्या रोहिंग्या आज भारत में शरण लेना चाहती है, जिससे न केवल बंगाल में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मची है, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। वहीं बांग्लादेश से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में मुस्लिम शरणार्थी आज भी भारत में अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। इससे न केवल बंगाल बल्कि आसाम और पूर्वी सीमावर्ती राज्य भी कई वर्षों से प्रभावित है। इसके अलावा भारत की पाकिस्तान से जुड़ी समस्याएं तो जग जाहिर है।